आज पॉलिसी का दिन है। 2 दिन से चल रही बैठक आज खत्म हो जाएगी। आज 2 बजे के बाद आपको पता लग जाएगा कि आरबीआई इस समय ग्रोथ को लेकर, जीएसटी को लेकर, जीडीपी को लेकर क्या सोचता है। हालांकि दरों को लेकर बाजार ये बात मानता है कि दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। लेकिन मार्केट थोड़ा कमजोर है। ये करीब 60 अंकों के आसपास का नुकसान अभी आपको निफ्टी में दिख रहा है। सेंसेक्स में करीब 160 अंकों का नुकसान है। मार्केट में एक और डैमेज हुआ है, वो है 10,080 का लेवल अभी ट्रेड हो गया है। ये उसके नीचे आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो जरा आज क्या क्या हो सकता है, बाजार में एक्शन कहां क्या रहने वाला है, जरा आप ये देखिए। क्रेडिट पॉलिसी में ठीक उससे पहले थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। एक तो वैसे उम्मीद कम थी और ऊपर से बाजार भी अपनी कमजोरी दिखा रहा है। तो मार्केट के लिए जैसे जैसे लेवल टूट रहे हैं, इसको पुल बैक करना और मुश्किल होता जाएगा। अब आते हैं मेटल शेयर्स। आज सुबह सुबह मैंने अपने सामने एक जानकारी रखी थी कि ग्लोबल मार्केट में मेटल एकदम से टूटा है। खासकर चाइनीज मार्केट में भी मेटल की गिरावट आई है। उसका नुकसान आप सभी मेटल कंपनीज पे समय देख पा रहे हैं। टाटा स्टील हो, हिंदुस्तान जिंक हो, हिंडाल्को या फिर वेदांता, इसमें से कुछ एक शेयर यानी कि 2 शेयर वेदांता और टाटा स्टील तो हमने आपको सुबह सुबह दिए भी थे। सुपरफास्ट फ्यूचर्स के अंदर आपको अच्छा मुनाफा इससे हुआ होगा। इसके अलावा अब आप मिड कैप आईटी शेयरों में देखें, यहाँ कुछ खरीदारी है। केपीआईटी आपको दिख ही रहा होगा, 3-3.5% ऊपर है। इसके अलावा छोटी छोटी जो आईटी कंपनीज है ना, वहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ये कुछ शेयर्स आपके सामने, जिसमें आरएस सॉफ्टवेयर आज मेरी तरफ से मार्केट से 10 में दिया गया था। ये यूएस का बड़ा बेनिफिशियरी है, जो वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस का बदलाव हुआ है। इसके अलावा केपीआईटी और प्रो सॉल्यूशंस और रैमको सिस्टम जैसे शेयर्स आज 3% बढ़कर बंद हुए हैं। अब कुछ और नोटिस करने वाली बात, ऑटो एंसिलरी, छोटी छोटी फार्मा की कंपनीज चली हैं आज के मार्केट के सेशन के अंदर। तो इन सब पे आप वैसे भी थोड़ा नोटिस करें, क्योंकि ऑटो के नंबर आने के बाद एंसिलरीज की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। राणे होल्डिंग आज भी देखिए 7% ऊपर है, राणे मद्रास 3.5% और ल्यूमैक्स जो बल्ब बनाती है, आपकी गाड़ी में जो लगता है ल्यूमैक्स बनाती है, वो 3-3.5% ऊपर आके कामकाज करते हो। और छोटी छोटी फार्मा कंपनीज के अंदर भी अच्छी स्ट्रेंथ है। फर्टिलाइजर आज की थीम बनती नजर आ रही है। सरकार ने वैसे भी कहा है कि वो जल्दी ही इस पे डीबीटी ले आएंगे, तो डीबीटी का फायदा कई राज्यों को मिलने लग जाएगा। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, जेएनएफसी, मैंगलोर केमिकल, ये सभी सेगमेंट आज हमको बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट के अंदर मोमेंटम है, जिस पॉकेट के अंदर मोमेंटम है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये कुछ वो शेयर्स हैं जो अभी अभी चले हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीव्स कॉटन देख पा रहे हैं, अभी अभी करीब 1.5% की मजबूती के साथ डे हाई पे पहुंच गया है। इसके अलावा इसी सेगमेंट में कुछ एक और शेयर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे खरीदारी हुई एमटेक ऑटो के अंदर है, अभी ये फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे कुछ खरीदारी के सौदे बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा वॉल्यूम कम है, इसलिए आपको ये चार्ट पूरी तरह से अच्छी तरह से वो पिक्चर डिस्क्राइब नहीं कर रहा। बीएफ यूटिलिटीज, ये शेयर भी अभी अभी इसके अंदर बाइंग आई है। ये आप प्राइस वॉल्यूम देख पा रहे हैं, विद वॉल्यूम के साथ ये शेयर ऑलमोस्ट अभी डे हाई पे आ चुका है। अभी अभी जो खरीदारी के साथ अभी अभी जहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें कुछ टेक्सटाइल वाली कंपनी भी है। हिमसिग्ना सीड भी आप देखें, ये शेयर करीब 1.5% से कुछ ज़्यादा की मजबूती के साथ डे हाई पे है। ज़्यादातर आप वो पॉकेट्स देख पा रहे होंगे जहाँ पे इंसेंटिव मिला है ना, लेदर वाली कंपनीज को, टेक्सटाइल वाली कंपनीज को, वो छोटी कंपनीज अच्छी ऊपर हैं। जिनमें अभी अभी गिरावट आई है, उसमें बिकवाली आप देख पा रहे हैं। बीएफ यूटिलिटीज पे ये टूट गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ये टूट गया, करीब 1.5% का नुकसान इस पर्टिकुलर सौदे में भी देखने को मिल रहा है। रेडिको खैतान एक अच्छा प्ले, लेकिन इसके अंदर गिरावट देखिए, ऑलमोस्ट डे लो पे ये आ गया। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स ऊपर था, लेकिन रेडिको खैतान के अंदर हमको दबाव बनते दिखा। तो बाजार कमजोर है 55 अंकों के नुकसान के साथ। तो खैर, इस नुकसान के साथ साथ मार्केट में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो गुजरात के चुनाव हैं वो अपने आप में काफी अहम है। यही गुजरात के चुनाव आगे चल के हो सकता है बाजार की तस्वीर को भी बयां करें। इसलिए कम से कम 14 तारीख तक, एक फेज 9 तारीख का है, दूसरा जो वोटिंग गिरेगा वो गिरेगी 14 तारीख को। इसी 14 तारीख के बाद बाजार शायद कुछ दिशा ले सकता है। 3 ट्रिगर जिस पे मार्केट अभी चल रहा है, फर्स्ट गुजरात इलेक्शन, एक आज का ट्रिगर क्रेडिट पॉलिसी, और तीसरा ग्लोबल फैक्टर। ये 3 वजह से मार्केट थोड़ा हरकत में रहेगा कम से कम अगले 10 दिन में। एक पूरा बयान हमने क्रेडिट पॉलिसी का आपके सामने रखा। अब बात करेंगे गुजरात चुनाव की, लेकिन ठीक उससे पहले आपको इंतजार होगा छुपे रुस्तम शेयर का। अब जरा वही देखते हैं आज के छुपा रुस्तम शेयर। ठीक उससे पहले कुछ एक खबरें जो कि गुजरात चुनाव से हमको जुड़ी हुई हैं, ये आपके सामने चल रही हैं। पहले चरण की वोटिंग 9 तारीख को ओखी तूफान के चलते सूरत में कई रैलियां रद्द हो गई हैं, और वहां से हमने कमोडिटीज का एंगल भी समझा है। खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी की रैली भी रद्द हुई है, ये जानकारी भी हमको अभी अभी मिली है। और गुजरात प्रचार के दौरान दलित नेता जिग्नेश मेवानी पर हमले की खबर भी सामने निकल के आई। तो गुजरात की 5 बड़ी खबरें हमने अभी आपके सामने रखी, जो हमको अहमियत लगी, जो आपके लिए भी बड़ी सरोकार रखती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छुपा रुस्तम। सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं आज का छुपा रुस्तम शेयर।
शुक्रिया डिम्पी। आज जैसे कि हम रोज बरोज बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जहां पे एक अच्छा मोमेंटम होता है, लेकिन किसी भी शेयर में हम कोई खरीदारी या बिकवाली की राय यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उस शेयर से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो कंपनी हमने बतौर छुपा रुस्तम चुनी है वो है विधि स्पेशलिटी फूड। ये कंपनी विधि डाइज के नाम से पहले जानी जाती थी, लेकिन अब इसका नाम विधि बदल के विधि स्पेशलिटी फूड हो गया है। करीब 15-16% ये ऊपर कामकाज कर रही है। ये सभी स्क्रीन पे जो आप चीज़ें चलते हुए देख रहे हैं, चाहे वो क्रीम हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर पेस्ट्रीज हो या फिर कोई भी ऐसा कलर जो कि कंपनी कोई भी ऐसा कंजम्पशन वाला कलर, उसका कामकाज के अंदर कंपनी कार्यरत है। और उसमें एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे ये कंपनी जानी जाती है। ये सभी वो प्रोडक्ट हैं जिसमें कंपनी केटर करती है, कामकाज करती है। अब इसको चुनने की वजह, पहले तो इस शेयर में आज ही नहीं तेजी है, बल्कि पिछले 1 साल और पिछले 6 महीने में एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। 1 साल के दौरान ये शेयर करीब 100% चल चुका है। 68 रुपए का शेयर ये पिछले 3 महीने में है, 55% चल चुका है और 105 रुपए पहुंच चुका है। और पिछले 1 साल में 52 रुपए का शेयर 105 रुपए पहुंच चुका है, यानी कि करीब दोगुना हो गया है पिछले 1 साल के दौरान ही। एक जोरदार रिटर्न शेयर ने दिया है 1 महीने में, 3 महीने में और 1 साल के दौरान, तो एक जोरदार रिटर्न इसमें रहा। अब इस कंपनी जुड़ी हुई कुछ खास बातों की बात कर लेते हैं। 1994 में ये कंपनी फॉर्म हुई। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एडिबल कलर्स की ये कंपनी है। एडिबल कलर में से कामकाज है, कॉन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक या फिर बेवरेजेस में कंपनी बेसिकली ये सभी अपने प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड कराती है। 80 देशों में कंपनी का कामकाज है और रायगढ़ में कंपनी का 1.76 लाख स्क्वायर मीटर का एक प्लांट भी है। और कंपनी के साथ सबसे बड़ी खासियत है, कंपनी का जो ये प्लांट है ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि यूएस एफडीए से अप्रूव होने की वजह से दुनिया भर में कंपनी जो प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो एक स्ट्रांगली दिखाई पड़ती है। चलिए, ये तो इस कंपनी जुड़ी हुई कुछ खास बातें हो गई, लेकिन इसमें जो एक क्रूशियल चीजें हैं वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। कंपनी के साथ तेजी की संभावित वजह क्या है? पहली चीज तो ब्याज लागत के अंदर लगातार कमी हुई है, वो कंपनी के लिए अच्छी चीज है। कंपनी ने अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को रिवाइज किया है, जिसकी वजह से भी ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन के सामने आया। एंटी डंपिंग अलग अलग देशों में, जिसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड का एक शूट अप करते दिखाई पड़ी और ये कंपनी के लिए एक बड़ा एज बन के सामने आया। यूएस एफडीए से कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं, इसलिए यूएस और यूरोप में एक स्ट्रांग डिमांड कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की देखती है और अच्छी डिमांड वहां से आती हुई दिखाई पड़ रही है। और पिछले 2 साल में कंपनी की जो क्षमता है वो 4500 मिलियन टन से बढ़ा के 9000 मिलियन टन के आसपास आ चुकी है। तो नई कैपेसिटीज का एडिशन भी कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है। ये कंपनी के क्लाइंट है मार्स, सनोफी, पेडिग्री, ये कुछ बड़े नाम है जो कि दुनिया के बड़े प्रोडक्ट्स को डील करती हैं और ये कंपनी के क्लाइंट है, तो एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी कंपनी के पास है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज जो है वो ये कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकअप देखेंगे तो यूएस से कंपनी मेजर रेवेन्यू उठाती है। करीब 34% रेवेन्यू कंपनी को यूएस से आता है, यूरोप से भी 34% के आसपास रेवेन्यू आता है, ऑस्ट्रेलिया तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है 25% और बाकी पूरे दुनिया से 7% रेवेन्यू आता है। तो मेजरली क्योंकि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, इसलिए यूएस और यूरोप ये कंपनी के लिए दोनों एज करके जाते हैं। डाई से करीब 55% रेवेन्यू और होलसेल ट्रेड से 45% रेवेन्यू आता है। अब एक चीज जो आखिरी में है लेकिन क्रूशियल है वो ये कि कंपनी दुनिया में कहां खड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सेगमेंट के अंदर है सेंसिएंट टेक, जो कि करीब 20,000 मेगा MTPA के आसपास की कैपेसिटी रखती है और कंपनी दूसरे नंबर पर आती है जो करीब 9,000 मिलियन टन पर एनम की क्षमता रखती है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी के साथ कंपनी कामकाज कर रही है और एक अच्छी तेजी हो सकता है इन संभावित वजहों की वजह से देखने को मिली हो, इसलिए शायद शेयर में तेजी हो। ठीक है, विधि स्पेशलिटी, अब शायद कुछ और आपके लिए बाकी नहीं रह गया होगा। इतना कुछ सुमित ने आपको बता दिया कि एक पूरी रिपोर्ट की रिपोर्ट आसान और सरल शब्दों में आपके सामने रखती है। विधि स्पेशल ये करीब 17% अभी भी ऊपर है। आगे बढ़ते, अब गुजरात के रन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस रन में हो क्या रहा है। तो कॉर्पोरेट और इस चुनाव का कनेक्शन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ये गुजरात के चुनाव वैसे भी बहुत अहमियत रखते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिन से बाजार हर गुजरात की खबर पे अपना रिएक्शन दे रहा है और आने वाले 10 दिन भी गुजरात के नाम ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका राज्य है। अब इस राज्य पे सबकी नजर है कि बिना प्रधानमंत्री के ये राज्य किस तरफ झुकता है, किस तरफ वोटिंग होती है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ मिस्टर ललित गांधी हैं जो कि चार्टर लॉजिस्टिक के MD हैं।
ललित जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। और मेरे साथ TR रामचंद्रन जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप हमेशा 8 बजे के शो में भी इनको देखते हैं, इनसे काफ़ी डिस्कशन करते हैं। और रामचंद्रन जी की काफ़ी पैनी नज़र है इस समय गुजरात चुनावों पर, तो उससे उनसे भी हम उनका भी एक्सपीरियंस हम आपके सामने रखेंगे कि इस समय बाजार और राजनीति ये दोनों का कॉकटेल कैसे चल रहा है। लेकिन ठीक उससे पहले एक आपको मैं और बात बताना चाहता हूँ। देश की तरक्की को रफ्तार देने का अब काम लॉजिस्टिक सेक्टर भी मजबूती से कर रहा है। अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जीडीपी में लॉजिस्टिक का हिस्सा अब करीब 5% हो गया है। सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के ट्रांसपोर्टेशन में जो सड़कों का हिस्सा है वो करीब 60% से ज्यादा है, और गुजरात की लॉजिस्टिक कंपनियां इसमें काफी अहम रोल अपनाती हैं। इसलिए हमने यही कोशिश की कि गुजरात की बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी चार्टर लॉजिस्टिक आपके सामने लेके आए, मैनेजमेंट से भी बात करें। लेकिन पहले चुनावी दंगल कहां तक पहुंचा है, ये ओखी तूफान कितना डैमेज पहुंचाएगा चुनाव में, जरा एक बार ये भी समझ लेते हैं। रामचंद्रन जी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। पहले बात ये होती थी कि शायद एक तरफा जीत हो जाएगी। जैसे जैसे 9 तारीख की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ पोल ये कहते हैं कि नहीं, मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाटीदार नहीं बल्कि सरकार अपने हिस्सों से कहीं ना घिर जाए, जैसे कि जीएसटी, बड़ी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। आधे सारा कैबिनेट अभी भी गुजरात में है तूफान के बावजूद भी। ये गुजरात के चुनाव में हो क्या रहा है सर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। और गुजरात के चुनाव में पिछले 22 साल से बीजेपी वहां लगातार सरकार में है। इस बार जो पोल्स हुई हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पार्टली नवंबर में, उनका जो 10% का लीड हर बार होता था वोट्स में, वो घट के बराबर हो गया और हो सकता है कि माइनस में जाए। अब ये स्थिति ये है कि एक बात तो बहुत स्पष्ट है कालराज जी, कि कांटे की लड़ाई है वहां बीजेपी के और ऑपोजिशन कांग्रेस, पाटीदार और बाकी जो ग्रुप्स हैं वहां पर। अभी जो खबर आपने बताई कि जिग्नेश मेवानी को शायद हमला हुआ है उनके ऊपर और उनको कुछ चोटें आई हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी खबर नहीं होगी अगर ये हुआ है वहां पर। अब ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इस वक्त ये कहना पॉजिटिवली कि बिल्कुल बीजेपी गुजरात में आगे है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बड़ा डेलिकेट सा सवाल है। बट इन एनी केस मेरे ख्याल में ये बात तो स्पष्ट है कि ये रनवे विन नहीं होगी बीजेपी के लिए, जो इतने साल से होती आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा, देखिए दूसरी चीज जो बार बार उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं वो ये है, अमित शाह जी, कि जो नतीजा यूपी में निकला है सिविक इलेक्शन से, उसका भी असर गुजरात पे पड़ेगा। मेरे ख्याल में एक चीज हमको याद रख लेना चाहिए कि सिविक इलेक्शंस में बीजेपी की परफॉर्मेंस यूपी में अच्छी नहीं है, किसी भी तौर से आप देखें। वैसे भी फर्क होता है ना, यूपी का मतदाता अलग सोचता है, गुजरात का मतदाता तो बिल्कुल हार्डकोर धंधा सोचता है। सही बात है। बट इसका अगर ये बहुत एक अच्छा उनके लिए विक्ट्री नहीं रही तो इसका कुछ असर गुजरात पे भी पड़ सकता है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक बड़ी जो उनको उपदली हुई है वो ये है कि 16 में से 14 मेयर के चुनाव उन्होंने जीता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो 3 नगर पालिका और बाकी जगहों पे है, बीजेपी को सिर्फ 2400 मिली हैं और 8000 से ऊपर सीट ऑपोजिशन और बाकी पार्टीज को गई है। अच्छा, मैं आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ दर्शकों को, बिल्कुल आसान भाषा में। कितनी सीट आ जाएंगी बीजेपी को? बिल्कुल सीधा सरल क्वेश्चन है। नहीं, देखिए इस पे तो एक कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। 100 से कितना ऊपर है, 100 से कितना नीचे? देखिए वो 100 तक पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक एडवांटेज होगा। अच्छा। पर क्या वो उनकी अपनी कैलकुलेशन है कि 150 सीट जो अमित शाह ने कहा था जरूर आएंगी आउट ऑफ 182, उतनी नहीं आएंगी। उनका अपना अंदाजा है कि 95 से 110 तक उनकी सीटें आ सकती हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। जीएसटी कितनी बड़ी मुश्किल है, कितना बड़ा सहारा है बीजेपी के लिए? जीएसटी में जो उन्होंने अभी कंसेशंस दी हैं 23 जगहों पे, वो इमीडिएटली तो असर नहीं आ रहा, बट उससे कुछ राहत स्मॉल बिजनेसेस और लोगों को जरूर पहुंचेगी। कल 8000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने लेदर और टेक्सटाइल वालों को दे दिया राहत के तौर पर। ये 14 तारीख तक और राहत आ जाएगी? टाइम बहुत कम है इस वक्त कालरा साहब, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट मेरे ख्याल में अभी नजर नहीं आएगी, पर कुछ समय बाद जरूर नजर आएगी। जरूर आएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे, ये एक इजी फाइट
बीजेपी और मोदी साहब के लिए नहीं है। ये कटअवेज हमको मिला है कि यहाँ पे बिल्कुल इजी फाइट नहीं है, दम लगाना होगा, लग भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, जो आंकलन हमने किया अलग अलग सीटों की तरफ से, कुछ मौजूदा स्थिति है वो आपके सामने ग्राफिक्स चल रही है, ये सब है। मेरे साथ आज की मैनेजमेंट भी जुड़ चुकी है। ललित गांधी जी हैं जो कि एमडी हैं चार्टर लॉजिस्टिक के। ललित जी, तो शुक्रिया। मैं एक व्यापारी के नाते और एक लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक होने के नाते नहीं पूछ रहा सर, मेरा सवाल एक गुजराती होने के नाते पूछ रहा हूं। गुजरात में 22 साल से बीजेपी की सरकार को आपने एंजॉय किया, हो सकता है वापस भी आ जाए सरकार, इसमें कोई दायरा नहीं है। कितना फर्क पड़ सकता है अगर सरकार मुश्किल से आती है, कितना फर्क पड़ेगा अगर सरकार आती नहीं, या कितना फर्क पड़ेगा सरकार बहुत आसानी से आ जाती है, एक व्यापारी को, एक अहमदाबादी को, एक गुजराती को? पिछले 22 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और गुजरात ने काफ़ी स्टेट के सामने अपना नंबर 2 और 3 पे लाया है इसी बीजेपी की सरकार में। अनफॉर्चुनेटली मेरी कंपनी भी 1995 में फॉर्मेट हुई थी। हाँ। और 22 साल पूरे हुए मेरी कंपनी को भी। हम 20 लाख से टर्नओवर से 150 करोड़ के टर्नओवर पे इसी गुजरात के अंदर है। आपको बधाई हो इसके लिए सर। टर्नओवर पे इसी गुजरात में है और 5 करोड़ के मार्केट कैप से 200 करोड़ के मार्केट कैप इसी गुजरात में है। गुजरात की जो जमीन है वो उद्योगपतियों की है, व्यापारियों की है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस को समझते हैं और गुजरात ने अपना हिंदुस्तान के अंदर एक अपना स्थान बनाया है। हाँ। वो यहाँ के पॉलिटिशियन की वजह से ही बना है। हर स्टेट की ग्रोथ वहाँ की पॉलिटिकल माहौल से ही बनता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो माहौल है वही आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कूच करते हैं। यस। नोटबंदी के बाद पूरे इंडिया का ग्रोथ 6% था, गुजरात का 7.6% था। और जो भी चीजें गुजरात में आई है इस 22 साल के अंदर इसी बीजेपी की सरकार में आई है। ठीक है सर। तो कोई शक नहीं है कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। ठीक है, बीजेपी की सरकार ही आएगी, हर बार की तरह 5 सीट ज्यादा आएगी, लेकिन कम नहीं लेके आएगी। पहले जरूर कम आई है 5 एवरी टाइम तीनों इलेक्शन में। तो ये कोई है ही नहीं कि यहाँ पे फाइट है, फाइट पहले से है और पहले भी कांग्रेस यहाँ पे स्ट्रांग थी क्योंकि यहाँ 2 ही पार्टी है। तो ये कोई शक नहीं है कि गुजरात का ग्रोथ बीजेपी के शासन में नहीं हुआ है। ठीक है, एक गुजराती होने के नाते और एक व्यापारी होने के नाते आपने बात अपनी बखूबी तरीके से रखी है। जी बिजनेस इकलौता ऐसा चैनल है जो कि चुनाव और कॉर्पोरेट का कैसे कनेक्शन होता है और इसमें आप कैसे फायदे का सौदा साबित होते हैं ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमने चार्टर लॉजिस्टिक के मैनेजमेंट को भी रखा, हमने सीनियर जर्नलिस्ट रामचंद्र जी को भी अपने साथ बिठा लिया और पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या चुनाव और क्या कॉर्पोरेट क्या मिलकर आपको कहां तक, आपको क्या देखना है, आपको क्या समझना है। ललित जी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, ये जीएसटी बता रहे थे कि लॉजिस्टिक कंपनीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, आपसे बेहतर कौन बताएगा? आप तो खुद एक लॉजिस्टिक कंपनी चला रहे हैं, जरा बताएंगे जीएसटी का कितना बड़ा फायदा आपको मिला है या फिर आने वाले दिनों में मिलेगा? अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला, जरा ये भी बता दीजिए हमको। यस, जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा लॉजिस्टिक्स और अच्छे ईमानदारी से बिजनेस करने वालों को फायदा है। अच्छा, जीएसटी का इम्प्लीमेशन जो हुआ है वो इस देश के लिए बहुत अच्छा है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोलते हैं वो एक जीएसटी है। इससे सारे कॉर्पोरेट, स्मॉल, एसएमई, लॉजिस्टिक्स कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी इसमें सरकार को कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी जो अभी तक हुई नहीं है। इसको रियल में ग्राउंड पे लाने में कुछ चीज़ें चेंज हुई है जीएसटी में, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इंडिया वन टैक्स। हाँ। तो 1 इंडिया 1 टैक्स में अभी भी चेक पोस्ट नहीं हटे जो चेक हट जाने चाहिए। सरकार को सारे, चाहे आरटीओ चेक पोस्ट हो चाहे सेल टैक्स चेक पोस्ट हो, उन्हें हटाकर 1 इंडिया 1 टैक्स कर देना चाहिए रोड टैक्स के लिए भी। आप देखिए यूएई के अंदर 7 राज्यों की अलग अलग कंट्री है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, एक ही नंबर से पूरे यूएई में गाड़ियां घूमती है। ठीक है, हमारा तो इंडिया एक है। ठीक है, फिर हमें क्यों नहीं इंडिया 1 नंबर कर देना चाहिए सब गाड़ियों के लिए? ठीक है। अच्छा सर, चेक पोस्ट हटने से हमारा ट्रांजिट टाइम बहुत घट रहा है। ठीक है, ट्रांजिट टाइम घटने से कॉस्ट लॉजिस्टिक घटेगी, अगर लॉजिस्टिक की कॉस्ट घटेगी तो इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। हम लोग कंपटीशन में सब जगह काम कर पाएंगे, एक्सपोर्ट में काम कर पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उससे। ललित जी, 2 चीजें मेरे को और बताइए। तो सबसे पहले ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे को 2 चीजें और बताइए। पहला, क्या छोटी छोटी इंडस्ट्री जिसको हम एमएससी बोलते हैं, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलते हैं, क्या यहां से भी आपको ऑर्डर मिलने लगे हैं और बड़े ऑर्डर, ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं?
क्या ये इंडस्ट्री में कुछ बदलाव दिखा? या ये इंडस्ट्रियां 1 अक्टूबर तक बंद हो चुकी थी। अच्छा। क्योंकि हाई जीएसटी के अंदर उनका मटेरियल कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है। अगर आपको ब्रांडेड 12 रुपए में मिल रहा है, अनब्रांडेड भी 12 रुपए मिल रहा है, तो यू नॉट बाय। और एसएमई सबसे बड़ा रोजगार देती है, एसएमई स्मॉल स्केल देती है। रीजन ये है कि उनके यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है और लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बट ये बंद होने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि एसएमई से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो सरकार को सबसे पहले बूस्टर जो देना है, एसएमई को फिर से लाइव करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात 1 अक्टूबर से एसएमई थोड़े स्टार्ट हुए, ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं। ठीक है। मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा था क्योंकि आप तो उनके मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि सबसे अच्छा मीटर है चेक करने के लिए कि हाँ उनकी स्थिति कितनी ठीक हुई है, कितनी खराब है। तो आपसे हमको पता लगा कि हाँ स्थिति अक्टूबर के बाद से थोड़ी सुधरी है, लेकिन सरकार को ज्यादा काम करना पड़ेगा। शायद इस वजह से भी सरकार ने 8,000 करोड़ का पैकेज कल ही दिया है और उम्मीद करते हैं शायद कुछ और पैकेज भी मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, इकोनॉमी की बात है, आप शायद पूरी तरह से ताल्लुकात भी रखते हैं। ये भारतमाला प्रोजेक्ट सरकार शुरू करना चाहते हैं जिसमें चौड़ी रोड कर दी जाएंगी, हाईवेज बना दिया जाएगा और जिस आप टोल नाके की बात बोल रहे हैं उसमें से काफी सारे नाके भी हटाए जाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं सर? कितना बड़ा फायदा है लॉजिस्टिक कंपनी वालों के लिए? अगर ये बन जाता है तो हमारी कॉस्ट 10% घटेगी। ओके, ठीक। और 10% कॉस्ट घटना इस देश के लिए बहुत अच्छी बात है सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है। बट ये रोड बन के आने में 5 से 7 साल लगेंगे अभी। हाँ नहीं लगेगा, वो तो खैर इसमें है, सरकार ने भी माना है कि उनको 5 साल का समय चाहिए। अलग अलग तरीके से वो करीब 10,000 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक और चीज मेरे को छोटी सी बताइए, ये जीएसटी से इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया कि नहीं हुआ? गुजरात में इंस्पेक्टर राज पहले से नहीं था, क्योंकि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा था। मोदी जी ने बहुत पहले से ही गुजरात में ऑनलाइन सारे कर रखे थे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली गुजरात बहुत अच्छा रखा है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर राज हमको कभी महसूस नहीं हुआ 22 साल के अंदर। ठीक है, ठीक और है। इसी वजह से गुजरात इतना ग्रो किया है। गुजरात के ग्रो करने के पीछे भी इंस्पेक्टर राज की बहुत बड़ा हाथ है कि यहाँ इंस्पेक्टरों ने कभी किसी बिजनेस को बंद नहीं होने दिया। ठीक है। सरकार की पॉलिसी, अगर मान लीजिए बीजेपी आ गई, आपसे सवाल है, आपको लगता है कि सरकार और जोर शोर से काम करेगी? यस, बीजेपी ही आएगी यहाँ पे, सरकार और जोर से काम करेगी। ठीक है। सरकार को जरूरत है एसएमई पे काम करने की, वो करना ही पड़ेगा इनको। ठीक है। नहीं तो इस देश का एम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने लाख टके की है लास्ट में कि एक तो एम्प्लॉयमेंट पे। और रामचंद्र जी, मैं इसी चीज़ पे पूछना चाहता था आपसे, सरकार हर चीज़ को ना अपने आंकड़ों से सिद्ध कर देती है, करना भी चाहिए, सरकार का काम भी है, काम करते तो दिखाएगी भी, लेकिन जहाँ पर जॉब की बात आ जाती है ना वहाँ पे ऐसा लगता है गवर्नमेंट थोड़ा बैकफुट में चली गई है, इसलिए छोटी छोटी कंपनीज पर फोकस करना चाहती है। ये गुजरात इलेक्शन से पहले आपको और दिखेगा, बाद में और दिखेगा? देखिए, इन्होंने खुद कहा है कि काफी स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज बंद हो गई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये भी माना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है नहीं इस वक्त, और इसीलिए सरकार को इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए, आखिरकार ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां नहीं हो रहा, देश में, पूरे देश में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी समस्या उभर के आई है। सरकार ने कुछ हद तक तो माना है कि जितनी परसेंटेज बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, वो तो नहीं हो रही, पर हम अभी भी कोशिश में हैं और हम चाहते हैं कि इस पे कुछ एक इम्प्रूवमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आए। ठीक है। बट अगर आप सडनली आपको इंसेंटिव्स देने का याद अगर अभी आया, तो इंसेंटिव देने के बाद भी कुछ तो जेस्टेशन पीरियड होगा, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, इमीडिएटली तो उसके रिजल्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल एक डिसएडवांटेज जरूर है इस वक्त, और जो फाइन ट्यूनिंग जीएसटी में होना था, और जैसे सब लोग बात कर रहे हैं 1 कंट्री 1 टैक्स, वो अभी हो नहीं पाया। ठीक है। इस पे भी वक्त लगेगा, इतनी आसानी से ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। खैर, गुजरात एक लिटमस टेस्ट तो है ही, व्यापारियों की नगरी है, व्यापारी ही बताएंगे जीएसटी कितना पास और जीएसटी कितना फेल हुआ है, और व्यापार की दृष्टि से इस मोदी सरकार को कैसे आंका जा सकता है। हमारी ये छोटी सी कोशिश थी जो कल भी जारी रहने वाली है। कल भी 12 बजे एक नई मैनेजमेंट, एक नया सेक्टर होगा और नए चुनावी विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे जिनसे हम गुजरात के चुनाव पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया, रामचंद्र जी आपका भी शुक्रिया, ललित जी आपका भी शुक्रिया आज हमको समय देने के लिए। तो इस कार्यक्रम से इतना ही।